पाकिस्तान में जाकर एक ऐलान किया कि हम चाहे 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे, इंडिया को हराएंगे जरूर। इसके लिए उसने कहा था परमाणु बम बनाएंगे चाहे हमको 1000 साल घास की रोटी खानी पड़े। कि ये जो है क्या बता रहा है कि वो जो नूर खान एयरबेस था वहां पर परमाणु हथियारों का जखीरा था और उसको भारत ने ध्वस्त किया, दोनों उसके अड्डे, और वहां पर 100 से ज्यादा जो फौजी थे वो वहां दफन हो गए। इतनी बुरी मौत मरे होंगे, जरा कल्पना करिए। बड़ी बात कही कि जब हमारे यहाँ आतंकवादी हैं इसको मिलिटेंट कहते हैं, और ये नैरेटिव हमारे यहाँ बनाया जाता है कि टेलीविजन मीडिया पर कश्मीरी पत्रकार इसे मिलिटेंट ही कहा करते थे। आज भिखमंगी है, यहाँ तो मुफ्त का पा रहे हो और आतंकवाद का महिमा मंडन भी करते हो, सब मौज भी लेते हो, और कोई आर्था जैसे आकर के वो तुम गाय का दिखा करके ये भी कह देते हो कि हाँ कबाब खाओगे क्या। सर, पाकिस्तान तो अब साक्ष्य और सबूत लेकर कहने लगा है कि उसको भारत ने रीढ़ तोड़ करके ऐसा बर्बाद किया है कि अब वो कितने 100 साल पीछे चला गया, या यूं कहें 1000 साल पीछे चला गया। रावलपिंडी के लिए उसका एक नेता कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो चुट्टा पत्रकार जो है, जो भारत के खैरात पर पल रहा है, वो हामिद मीर, उसने भी कहा कि हमने पिंडी जाकर के देखा, कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो साक्ष्य सबूत आ रहे हैं कि पाक को ऐसी तालाबंदी की गई। उसने तो मनीष जी पुलवामा में हमले के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक की थी भारत ने, तब भी उसने कहा था कि उसने वो कौए मरे हैं, लेकिन वो 150-250 कौए मरे थे, आतंकी कौए थे, 250 मरे थे। पूरी दुनिया ने बाद में उसकी पुष्टि की थी। तो हामिद मीर की कहानी हम लोगों ने कल बता दी थी कि क्या है, किस तरह की वो सेटिंग कर रहा है। लेकिन आज जो भारत के राजदूत रहे दीपक बोहरा, जरा उनको सुनिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वो जो, मगर रुक जाइए मनीष जी, रुक जाइए। पहले एक बात याद दिला दूं कि पाकिस्तान को 50 साल पुरानी कसम याद दिला दी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11वें साल में। ये भी समझिए कि इसी जो आज की तारीख में जो बिलावल भुट्टो है, जो बहता है मीठा है, जो उसका नाना था जुल्फिकार अली भुट्टो, और 71 की लड़ाई बहुत बुरी तरह से जुटाया था भारतीय सेना ने। उसके बाद उसने वहां जाके बड़ा गर्जा था वो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने हारी थी उस एक तरह से कूटनीति की टेबल पे। तो उसने पाकिस्तान में जाकर एक ऐलान किया था कि हम चाहे 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे, इंडिया को हराएंगे जरूर। इसके लिए उसने कहा था परमाणु बम बनाएंगे चाहे हमको 1000 साल घास की रोटी खानी पड़े। तो वो स्थिति हिंदुस्तान ने ला दी। उसने बनाया तो था परमाणु बम, लेकिन वो परमाणु बम को 1000 साल के तालाबंदी उस पर लगा दी है भारत ने, और उसको हमारे यहाँ कोई कह नहीं रहा। लेकिन जो आदमी ने जिसने कहा है उसको आप हल्के में मत लीजिए। वो दीपक बोहरा है, वो कई देशों में राजदूत रहे हैं, वो पुराने राजनयिक है भारत के, और गंभीर बात करते हैं। मैं जब राजनयिक की बात आती है मनीष जी, तो मैं केवल 2-3 लोगों जो होते हैं उनको मैं सुनता हूँ कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। उसमें एक दीपक बोहरा है, एक जी पार्थ सारथी हैं, बहुत गंभीर बात करते हैं, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे हैं, ये अमेरिका वगैरह रहे हैं दीपक बोहरा। 1-2 लोग और हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। और वो दीपक बोहरा कह क्या रहे हैं, जरा उन्हीं के मुंह से सुनिए, उसके बाद हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। सुनिए, आपको आनंद आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान को भंगी बनाया है। उन्होंने आप पे हमला किया फौज ने, फिर आपने वापस किया, आपने उनके एयर बेसेस ध्वस्त कर दिए, न्यूक्लियर इशू वहां शुरू हो गई है। वहां पे वो इजिप्ट से ला रहे थे वो बोरॉन कार्बाइड, वो फुकुशिमा में भी उसका इस्तेमाल किया था, वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते। तो क्या अटैक किया था भारत ने न्यूक्लियर? मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, वेरी क्विकली। हमारा एक अग्रीमेंट है उनके साथ कि जो आपकी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, आप उसकी लिस्ट मुझे 1 जनवरी हर साल को दो, मैं आपको दूंगा। आप मेरे को मत ठोकना, मैं आपको नहीं ठोक। सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी, बॉम्ब कहां रखा वो तो कोई नहीं बताएगा। इन कमीनों ने क्या किया कि एक बेस में, वो नूर खान बेस में, इन्होंने यूरेनियम को और शक्ति, एनरिचमेंट कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो मशीन घूमती रहती है, और 3-4 साल में, जैसा आप ईरान कोशिश कर रहा है यूरेनियम और शक्तिशाली हो जाए, वहां पे छुपा के रखा था इन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, उसके लिए बिजली चाहिए। जब बिजली नहीं होती है तो फिर वो सारी मशीन फट जाएगी, तो फिर वहां पे इन्होंने एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर रखा बिजली पर। हमें नहीं मालूम था, ठीक है, हमने बॉम्ब किया, अब वो रिएक्टर का सिर फटा और रेडिएशन बाहर आई। तब फिर एक टर्की का जहाज भी वहां गया था, मुझे लगता है कि कुछ अमेरिका के भी न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम वहां पड़े होंगे, वो लेने के लिए गया था।
हमने जो अटैक किया, इधर से भी सुरंग बंद कर दी, इधर से भी बंद। कहते हैं कि 100 से ज्यादा उनके फौज के लोग वहां जो काम कर रहे थे वो दब गए हैं, वहां तो आ नहीं सकते, जिंदा हैं मर गए हैं किसी को नहीं पता, अब तो खत्म हो गया, 1000 साल तक तो कोई वहां जा नहीं सकता, तो रेडिएशन इतना हो गया। तो वेस्टर्न मीडिया में ये सब क्यों नहीं आता सर? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया क्या चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है। जब हम पे हमला होता है, क्या बोलते हैं कि मिलिटेंट्स अटैक्ड इन पहलगाम, जब न्यूयॉर्क में होता है टेररिस्ट अटैक्ड इन न्यूयॉर्क, फर्क देख रहे हैं। कमीने भारत को उभरता हुआ नहीं देखेंगे सर। नैरेटिव क्या है, हम तो नंगा भूखा गरीब देश हैं, अब नहीं है टाइगर, अब देख क्या है नैरेटिव। अब देख बहुत देर तक, 200 साल तक बेटा गोरों ने मेरा भविष्य लिखा, अब मैं लिखूंगा, अब मैं इस देश की किस्मत लिखूंगा। भगवान से माफी चाहता हूं टाइगर, नाराज मत होना जब मैं कहता हूं अपने हाथों से इस देश की तकदीर लिखूंगा, ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। ये हमारा संकल्प है। 2047 तक है, वो भी मैंने यहाँ कहीं पे, ये देखिए नहीं कहां पहना, कहीं पे तो होगा मेरी शर्ट में, एनीवे 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है। बहुत बड़ी बात कही। मैं कहूंगा कि इसको मनीष जी शायद दोबारा सुन ले दर्शक, कि ये जो है क्या बता रहा है कि वो जो नूर खान एयरबेस था वहां पर परमाणु हथियारों का जखीरा था और उसको भारत ने ध्वस्त किया, दोनों उसके अड्डे, और वहां पर 100 से ज्यादा जो फौजी थे वो वहां दफन हो गए। कितनी बुरी मौत मरे होंगे, जरा कल्पना करिए कि वो अब बाहर नहीं आ सकते। और पाकिस्तान उस जगह को इतना ज्यादा रेडिएशन वहां पे हो चुका है कि वहां बोरान का छिड़काव किया जा रहा है, और वो 1000 साल तक पाकिस्तान अब दोबारा उसको खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे वो तो कब्रिस्तान बन गया है परमाणु हथियारों का। ये एक जगह की खबर है, ये नूर खान एयरबेस, और उसके अलावा सरगोदा एयरबेस की अलग खबर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार थे उनका कब्रिस्तान तैयार किया है अपने 11वें साल में। ये उन लोगों के लिए बड़ी दुख भरी खबर है जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया था, और जिनके चमचे चाटुकार, जिनके वोटों के चक्कर में बड़ा दीवाने घूमते हैं, वो उनके सपनों का पाकिस्तान, वहां पर अब वो परमाणु हथियारों का कब्रिस्तान तैयार है। जहां जरा अब बोले इसको। और अब दर्शक इस बात को समझे मनीष जी कि ये अधेड़, और ये अधेड़ के साथ पूरा गैंग, ये खैराती गैंग, ये बार बार इस बात पर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को घुमा फिरा के बहाने ले लेके गाली बक रहा है? क्योंकि ये सीधे गाली बक नहीं सकता कि मेरे आका को तो तुमने तबाह कर दिया, और ऐसा तबाह किया कि वो जो कबर बनाई है उस कबर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की तो हजारों लोग मर जाएंगे। तो अब इनकी तिलमिलाहट है, बिलबिलाहट है कि इनको प्रधानमंत्री मोदी को तो गाली बकनी है, तो अब ये तरह तरह की बातें करके गाली बक रहे हैं। लेकिन इनकी तिलमिलाहट का मेन कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हवाई हमले किए हैं उसका परिणाम आपको अभी राजदूत दीपक बोहरा ने बताया कि क्या वहां पे हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इनको हल्के में मत लीजिए। दीपक बोहरा की बड़ी लंबी प्रोफाइल है और विदेशों के अंदर इनका बड़ा लंबा नेटवर्क है, और खासकर अमेरिका के अंदर। तो ये जो बात कर रहे हैं और इतने दिनों बात कर रहे हैं, ये इसको जरा समझिए। ये हमले हुए थे 9 और 10 मई को, और ये आज जब बात कर रहे हैं तो आज ये 9 जून को बात कर रहे हैं, 1 महीने बाद बात कर रहे हैं। तो इसका कारण है कि पहले अपने सूत्रों से जो इनका तंत्र है उससे इन्होंने पुष्टि की है इसकी कि क्या क्या सच है वहां का, और उसके बाद आकर इस सार्वजनिक रूप से छाती ठोक के कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को किस कदर भारत ने लगाया है किनारे, और उसकी तिलमिलाहट यहाँ पे जो गाली बक रहे हैं इनकी तिलमिलाहट से उसको जोड़िए तो आपको देशघात का, भारत विरोध का, देशद्रोह का बड़ा नंगा चित्र आपको नजर आएगा। एक बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की, जो रौनक ने पूछा कि ये फिर पश्चिमी मीडिया में आता क्यों नहीं है, जो कह रहे हैं कि 100 बजे 1000 गए, कितने दब गए इनको पता ही नहीं है। बड़ी बात कही कि जब हमारे यहाँ आतंकवादी हैं इसको मिलिटेंट कहते हैं, और ये नैरेटिव हमारे बनाया जाता है कि टेलीविजन मीडिया पर कश्मीरी पत्रकार इसे मिलिटेंट ही कहा करते थे, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका में जब कुछ होता है, यूरोप में जब ये करते हैं तो ये उसे टेररिस्ट कहते हैं, मिलिटेंट नहीं कहते। बीबीसी वहां के लिए टेररिस्ट कहता है और हमारे लिए मिलिटेंट कहता है। इनका दोगलापंथी, और उसको जो उन्होंने आगे जोड़ा, बेटा ये तुम उस भारत में कर लेते थे, इस भारत में अब नहीं करोगे। तो ये जो ठसक के साथ उन्होंने कहा, बेटा ये मिलिटेंट और टेररिस्ट का खेल जो तुम उस भारत में कर लेते थे, मतलब वो लुंज पुंज सोनिया के जोकर रॉबर्ट की सरकार के दौर तक जो कर लेते थे वो अब नहीं कर पाओ। नहीं मनीष जी, उसका कारण समझिए कि वो उन्होंने जो बात कही उसकी गंभीरता ज्यादा है मनीष जी, हमारे आपके कहने से ज्यादा है गंभीरता।
कि उस भारत और इस भारत की जो बात कर रहे हैं, तो उसको समझिए कि दीपक बोहरा ने उस भारत को भी बड़े करीब से देखा है और इस भारत को भी बड़े करीब से देखा है। और जो आदमी ने, जिस आदमी ने दोनों भारत को बड़े करीब से देखा है, वो इसलिए कह रहा है कि वो उस समय का दोगलापन भी देख चुका है इन लोगों का, और आज का बिल्कुल प्रचंड जो है रूप आया उसको भी देख रहे हैं। तो उसके बाद दीपक बोहरा जो कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर इन खैरातियों को, जो दिल्ली के बैठे दलाल हैं, उन सबको ये आईना दिखा रहे हैं। और वैसे दर्शकों से बता दूं, मनीष जी ने अभी जिक्र भी किया था, हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फोन पे, कि ये इन्होंने एक तरह से, इनकी शुरुआत पत्रकारिता से ही है दीपक बोहरा की। ये उस दौर में दूरदर्शन पे आते थे, सुबह सवेरे कार्यक्रम चलता था, ये होते थे, इनके साथ एक लड़की होती, दो जेंट्स और लेडीज का होता था कार्यक्रम। 88-89 का दौर है मुझे लगता है, 88-89। 90 के बाद का है, समझिए। हाँ। 90 के बाद, उस समय तभी नौकरी नहीं आए थे, और उस समय टेलीविजन पे प्रोग्राम किया करते थे, तो तब से बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी हुआ करते थे, तब से हम लोग इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे उस समय में। हाँ, समझ लीजिए, जर्नलिस्ट थे एक तरह से। हाँ, आज जो इन्होंने खबर दी है तो बेहतरीन खबर है, और भारत के लिए तो, और खासकर आज जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के 11वें कार्यकाल के वर्षगांठ की, तो इससे बेहतर अवसर हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये चीजें बताती है कि भारत ने पाकिस्तान की तबाही किस स्तर तक कर दी। और मैं जब अक्सर एक बात कहता हूं, ये बर्बाद, ये तबाह, इस पाकिस्तान का वजूद जरूरी है देखने के लिए। जो कहते थे ना मोदी जी, कांग्रेस को कहे कि मनरेगा को हम जिंदा रखेंगे ताकि तुम्हारे पाप दिखाई दे सके, इसलिए इस पाकिस्तान का होना जरूरी है। तबाह, बर्बाद, लाचार पाकिस्तान, ताकि जिनके बाप दादों ने सपना देखा, वो खुदकते जो है ना, वो देख सके तुम्हारे बाप दादा के सपनों का पाकिस्तान कैसा है। आज भिखमंगी है, यहां तो मुफ्त का पा रहे हो और आतंकवाद का महिमा मंडन भी करते हो, सब मौज भी लेते हो, और कोई आर्था जैसे आकर के वो तुम गाय का दिखा करके ये भी कह देते हो कि हाँ कबाब खाओगे क्या, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है। तो इन सबको मुंह बंद रखने के लिए इस पाकिस्तान का वजूद जरूरी है, जिसे दीपक बोहरा आज बड़ी शानदार व्याख्या करके बता गए कि 1000 साल पीछे चला गया है। और ये चट्टों की चंडाल चौकड़ी कहती है कि सरेंडर मोदी, ये नरेंद्र सरेंडर है। और उसके बाद एक नैरेटिव वहां के उस चट्टे पत्रकार के लिए जो कहता था कि चिड़िया भी नहीं मरी, और यहाँ पर वो विनोद शर्मा एंड गैंग ये सत्यापित करता था कि कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए दीपक जी ने कहा है कि ये वो पाक भारत नहीं है, कौन भारत नहीं है, इसे वो बेहतर तरीके से समझा गए। उस भारत और इस भारत का अंतर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। और इन खैरातियों को भी समझ लेना चाहिए, जो बताते ना कि 2014 से पहले जैसे कुछ था ही नहीं, सब कुछ मोदी ने कर दिया, तो क्या अंतर है 2014 से पहले के भारत और आज के भारत में। ये दीपक बोहरा ज्यादा ना खैराती जानते, ना वो दिल्ली दलाल जानते, जो रात में 2 पैक दारू पी के भी खर्रा लिखते हैं अंग्रेजी में। बिल्कुल।